तो बच्चों, in our previous lecture we discussed about ETS, electron transport system in case of aerobic respiration। तो हमने किया था कि वहां पे टोटल वैसे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट ETS में हमने अभी तक 4 कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड था हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, थर्ड था साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ था कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो हमने कहा कि इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो NADH2 FADH2 पहले रिड्यूस हुए थे अब ऑक्सीडाइज होंगे, और वो ऑक्सीडाइज होके अपने प्रोटॉन्स है जो वो पुश कर रहे हैं बाहर की साइड, दैट इज इन द आउटर स्पेस। तो वो इनको पुश कर रहे हैं इन द आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस है। और जो इलेक्ट्रॉन है दे आर कैरिड थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आज हमने करना है व्हाट इज द फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हाउ दे NADH2 एंड FADH2 दे गेट कन्वर्टेड इनटू ATP। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमने कहा कि साइटोक्रोम C है जो वो जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी आउटर साइड पे अटैच्ड है और ये मोबाइल होती है। मोबाइल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स है जो उनको कैरी करती है, और कैरी करके कॉपर, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3 एंड देन कॉपर को अगेन। ये जितने भी बड़े साइटोक्रोम्स होते हैं ना, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, साइटोक्रोम्स है जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं, इनके पास या तो कॉपर होगा एज सेंटर या फिर क्या होगा, फेरस होगा सेंटर। तो साइटोक्रोम A to A3 चले गए और उसके बाद उसका सेंटर है जो वो कॉपर है, तो वो कॉपर के पास गए, और अब ये इलेक्ट्रॉन है जो दे आर एक्सेप्टेड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर एक्सेप्टेड बाय प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ पड़े हुए हैं, मैट्रिक्स में। प्लस यहाँ पे और क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन का। तो प्रोटॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 प्रोटॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके ये बन गया H2O, दैट इज वाटर। तो ये जो वाटर हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन, अगर हम ऐसे रेस्पायर करते हैं तो हाथ पे पानी आ जाता है, तो रेस्पिरेशन है जो इट प्रोड्यूसेस वाटर। तो वाटर जो यहाँ पे बनेगा, इस वाटर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। तो अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है जो, ऑल्दो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इसको ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए, बिल्कुल एंड में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ना तो कोई ऑक्सीजन इसको ग्लाइकोलाइसिस में चाहिए थी, ना ही कोई क्रेब्स साइकिल में चाहिए। इसको ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसलिए ऑक्सीजन है जो इसका एक तो ये रोल हो गया कि ये वाटर बनाएगा, एंड सेकेंडली पूरा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका ये जो ड्राइविंग फोर्स है कि प्रोटॉन्स है जो उसको बाहर पुश करना है और इलेक्ट्रॉन्स है जो उसको एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक ट्रांसफर करना है। तो ये सब कुछ क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन है जो इट इज द वाइटल फोर्स विच विल पुशेस द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा चीज कि जो फाइनल एक्सेप्टर है प्रोटॉन्स का एंड इलेक्ट्रॉन्स का, वो कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ड्यूअल रोल प्ले करती है, एक तो वो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड सेकेंडली कि वो वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से पूरा ETS है जो वो चलता है, और हाइड्रोजन है जो वो रिमूव होती है, और हाइड्रोजन रिमूव होके कहाँ पे आ गई, टू द आउटर स्पेस। तो ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन है जो दैट इज यूज्ड एट द एंड, दोनों ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल विदाउट ऑक्सीजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चलेंगे। तो ऑक्सीजन है जो इट इज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेट कंबाइंड with protons which are present in matrix to form metabolic water. Secondly, oxygen is a vital force
since it drives the whole process of removing hydrogen ions from the system. ठीक है, तो ये हो गए 4 कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो हमने कहा था कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन उसके 2 स्टेप्स है, एक है ETS और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेटे मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP। तो यहाँ पे अब ATP बनेगा, जो हमने पहले फोटोसिंथेसिस में भी फॉस्फोराइलेशन किया था, वहां हमने बोला था फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो प्रोसेस सेम है, दैट इज वहां पे भी हमने कहा था कि पीटर मिशेल है जो उसने इसको बताया था, और ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो हमने किया था, यहाँ पे भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ही है। बट फोटोसिंथेसिस में हमने क्या था कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर पुश्ड टू द ल्यूमन ऑफ द ग्रेना बाय मींस ऑफ द लाइट, सनलाइट। ठीक है, तो वहां पे लाइट है जो वो ड्रिवन फोर्स था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पे ये जो ATP बनेगा, दिस इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FeDH2, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP by oxidation of reduced compounds NADH2 and FADH2। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोथेसिस कौन सा, केमियोस्मोटिक hypothesis given by Peter Michel। तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो वो एस्टेब्लिश हो गया। तो अगर हम यही ETS वाला देखें बेटे, तो हमने बोला कि अंदर से ये जो प्रोटॉन्स हैं दे आर पुश्ड टूवर्ड्स द आउटर स्पेस और आउटर चैम्बर। तो प्रोटॉन्स है जो बहुत सारे आउटर चैम्बर में पुश हो गए, और मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स है जो, क्योंकि मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स पुश हुए टुवर्ड्स द आउटर साइड, एंड सेकेंडली मैट्रिक्स के जो प्रोटॉन्स है वो उसने मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए भी यूज कर लिए। तो इसलिए मैट्रिक्स में प्रोटॉन हो जाएंगे कम, और आउटर चैम्बर में, आउटर स्पेस में प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। एज अ रिजल्ट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज एस्टैब्लिश्ड। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो दैट इज एस्टैब्लिश्ड, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू ETS or by pushing the protons by various electron proton acceptors। Now outer space or outer chamber has more protons than inner chamber or inner space or matrix। तो अब ये प्रोटॉन्स है, इनको मूव करना है फ्रॉम आउटर चैम्बर टू इनर चैम्बर। प्रोटॉन्स हैव टू मूव फ्रॉम आउटर चैम्बर टू इनर चैम्बर।
तो क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज इम्परमिएबल फॉर प्रोटॉन्स। पहले तो ये FMN एंड ऑल दीज इन्होंने इकट्ठे कर करके इनको पुश कर दिया था बाहर की साइड। ये इनर मेम्ब्रेन है जो ये इम्परमिएबल है प्रोटॉन्स के लिए, तो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं करेंगे। तो फिर ये किसके थ्रू पास करेंगे? ये जो बेटे प्रोटॉन्स हैं ये अब 5th कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास करेंगे। ये जो हमने किया था कि ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो इनर चैम्बर इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है ये बेटे है एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके दो ये होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ये होता है F0 और ये होता है F1। इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्टॉक। जो हेड है ये पेरिफेरल प्रोटीन है और जो स्टॉक है F0 जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी होगी। दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो F0 है इसके पास होती है टनल फॉर पैसेज ऑफ द प्रोटॉन्स और यहाँ पे F1 के पास प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स। कौन सा? ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो जो प्रोटॉन्स हैं अब ये बाहर की साइड ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं दे विल मूव वाया F0 F1 पार्टिकल्स थ्रू द टनल। तो टनल में से जो प्रोटॉन्स हैं वो जब पास करेंगे, पास करके वो हेड रीजन में आए, तो हेड रीजन में आके वो ATP सिंथेटेज एंजाइम को क्या कर देंगे? एक्टिव कर देंगे। और ATP सिंथेटेज एंजाइम है जो वो मैट्रिक्स में से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है, एक बार फिर सुन लो क्या है कि ये 5th कॉम्प्लेक्स हो गया जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स विच इज द 5th कॉम्प्लेक्स, विच इज द 5th कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या था मेम्ब्रेन में, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन्स बाहर हो गए और अंदर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल केमी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोटॉन्स का एस्टेब्लिश हो गया। इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए जो मेम्ब्रेन है इसमें 5th कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम भी बोल देते हैं। F0 है जो वो इंटीग्रल प्रोटीन है और F1 जो है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। F0 के पास एक टनल है जिसके थ्रू जो प्रोटॉन्स है वो मूव करेंगे। जब ये मूव करके हेड रीजन में आएंगे, F1 रीजन में आएंगे, तो वहां पे वो ATP सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देंगे? ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ATP फॉर्मेशन जो है एट ए टाइम यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है जो वो मूव कर सकते हैं थ्रू द F0 पार्टिकल और ये ATP है जो उसकी फॉर्मेशन हो गई। तो इन दिस वे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटे वो हमने कर दिया कि ग्लूकोज है जो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसकी कहाँ पे हो गई? इन क्रेब्स साइकिल। और फिर जो लास्ट स्टेप है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का, उसमें उसने NADH2 एंड FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमने क्या करना है कि पूरी जो रिएक्शन है उसका नेट गेन क्या है, बैलेंस शीट क्या है पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। बैलेंस शीट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसमें बेटा फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में हुई थी। तो ग्लाइकोलिसिस में ATP यूज्ड 2 थे, ठीक है। NADH2 फॉर्म्ड कितने थे? 2 थे। एक में 1 से 2 बनते, 1 से 1 वो
क्योंकि 2 बार वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 NADH2 बने। FADH2 कोई नहीं बना, और ATP कितने बने? 4। उसके बाद आ गया कनेक्टिंग लिंक, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जो कहां पे हुई? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसमें उसने यूज कुछ नहीं किया, 2 NADH2 के बनाए, FADH2 कुछ नहीं बना, ATP कुछ नहीं बना। ATP या GTP कुछ भी लिख सकते हो, GTP भी लिख सकते हो यहाँ पे। थर्ड आ गया क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल है जो, इसमें भी उसने कोई ATP यूज नहीं किया, 3 NADH2 बनाए, एक FADH2 बनाया और एक बनाया GTP, क्योंकि हमने बोला था कि क्रेब्स साइकिल है जो इट मस्ट रोटेट फॉर 2 टाइम्स, तो इसलिए इंटू 2 करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 2 ATP उसने यूज कर लिए, 2 ATP यूज कर लिए, बनाए कितने उसने? 6 NADH2, 6 और 4 10 NADH2 हो गए, और 2 FADH2 हो गए, और 4 और 2 6 ATP हो गए। ठीक है। तो 6 ATP में से हम 2 ATP माइनस कर दे जो उसने इनिशियली कंज्यूम किए थे, तो हमारे पास हो गए 10 NADH2 प्लस 2 FADH2 प्लस 4 ATP। फिर हमने कहा कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुई, और टर्मिनल ऑक्सीडेशन में NADH2 एंड FADH2 ATP में कन्वर्ट हो गए। तो एक जो NADH2 है ये बनाता है 3 ATP के, एक 1 NADH2 बनाएगा 3 ATP और 1 FADH2 बनाएगा 2 ATP। ठीक है। तो 10 NADH2 बने, इसका मतलब 10 इंटू 3 कितने हो गए? 30 ATP, 2 इंटू 2 4 ATP प्लस 4 ATP। तो हमारे पास नेट गेन आ गया 38 ATP। नेट गेन क्या आ गया? 38 ATP, मतलब 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें 38 ATP है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? देखो कि अगर हमने इतना नेट गेन निकाला है तो हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंडली कि ये जो रिएक्शन है ये सीरीज वाइज चलती रहती है। इसमें से जैसे मैंने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस है जो, इसमें से कुछ भी कोई भी चीज निकल सकती है और वो किसी और मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होती है। ऐसे ही क्रेब्स साइकिल में से कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से ना कुछ निकला ना ही कुछ आया अंदर, जो है प्रोसेस एज इट इज ही चलती जा रही है वो। तो ये जो नेट गेन है तब हमारे पास 38 ATP का नेट गेन आएगा। तो ये जो नेट गेन है इट इज एज्यूम्ड इन दिस नेट गेन, इट इज एज्यूम्ड क्या एज्यूम किया हमने? दैट फर्स्ट देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शन, सीक्वेंशियल orderly pathway functioning। ठीक है। एंड सेकेंडली जो NADH2 बना था विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो एंटर कर गया इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ही ATP में कन्वर्ट हो सकता है, वहीं पे वो ETS चलनी है। देन कोई भी इंटरमीडिएट है जो दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, नन ऑफ द इंटरमीडिएट is utilized
in other metabolic pathway and 1 glucose undergoes complete ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये मान के अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास नेट गेन एरोबिक रेस्पिरेशन का कितना आ गया 38 ATP। क्लियर बच्चों इतना? ठीक है, तो ये जो है हमने किया, आज हमने किया है, एक तो हमने कर लिया फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया कि जो प्रोटॉन्स हैं जो पुश हुए टूवर्ड्स द आउटर साइड वो जाएंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया, बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया। इन प्रोटॉन्स को मूव करना है वाया F0 F1 पार्टिकल्स। F0 में टनल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और F1 में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो जब यहाँ से प्रोटॉन्स है जब वो मूव करते हैं तो ये मूव करके एटीपी सिंथेटेज को एक्टिव करेंगे और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। रोल ऑफ ऑक्सीजन है जो वाइटल होता है, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल ये होती इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बट ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। ऑक्सीजन है जो उसने एंड में ही यूज करनी है। देन एटीपी के बाद हमने क्या कि नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन है जो वो पूरा सारा काउंट करके, अब हमने एक ग्लूकोज का निकाल लिया। अगर ऐसे ही वो पूछ सकता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप करना सॉल्व इसको। व्हाट इज द नेट गेन, व्हाट इज द नेट गेन of ATP from one molecule of pyruvic acid। अगर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ऑक्सीडाइज होता है कंप्लीटली तो कितना गेन होगा। ऐसे ही वो पूछ सकता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऐसे वो पूछ सकता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि एटीपी का गेन कितना होगा अगर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, या एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का होता है, या फिर एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का होता है। ठीक, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग जो क्रेब्स साइकिल है, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे।